सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमए इंटर एंड फाइनल के लिए। इसमें दोनों चीज़ें कवर होगी, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल दोनों के लिए। डायरेक्ट टैक्स में जो चेंज हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स में जो अमेंडमेंट हुए हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2023, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये अमेंडमेंट जून और दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ा था, मतलब कि आपने जून 2023 से पहले के किसी भी अटेम्प्ट के लिए तैयारी की थी, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली जून के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जून का जो पेपर आता है उसमें अमेंडमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, तो सुनिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो है वो रेट ऑफ टैक्स में है। जैसा हम जानते हैं कि अभी एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस हो चुका है, सेक्शन 115 BAC है। तो सर ये तो पहले ही आ चुका था, अभी थोड़ी आया है। यस, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि सेक्शन 115 BAC 2 साल पहले ही आ गया था, पर इस साल उसमें फिर से कुछ चेंज किए गए हैं। तो क्या चेंज है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चेंज है ना, वो तो न्यू स्कीम टू न्यू स्कीम में चेंज है। पहले समझिएगा ध्यान से, कई लोगों को तो अभी इसमें ही कंफ्यूजन है कि न्यू टू न्यू चेंज है। न्यू टू न्यू चेंज होने का मतलब ये है कि पहले नई स्कीम में जो टैक्स रेट थी वो कुछ ऐसी थी कि अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 2.5 पे 10%, नेक्स्ट 2.5 पे 15%, नेक्स्ट 2.5 पे 20%, नेक्स्ट 2.5 पे 25% एंड बैलेंस पे 30%। न्यू टैक्स रिजीम में ये टैक्स थी, ये टैक्स रेट्स थी। तो बाद में इसको भी चेंज किया गया और इसकी जगह नई जो आई है रेट वो ये है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगले 3 लाख, मतलब कि 3 से 6 लाख के बीच वाली इनकम जो है उस पर 5% टैक्स है। अगले 3 लाख, मतलब कि 6 से 9 लाख वाली जो इनकम है, 6 to 9 वाली, ये 0 to 3 है, ये 3 to 6 है, ये 6 to 9 है, उस पर 10% टैक्स है। 9 to 12 लाख जो इनकम है उस पर 15% टैक्स है। 12 to 15 जो इनकम है उस पर 20% टैक्स है। एंड अबो 15 जो है उस पर 30% टैक्स है। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, 25% की रेट को हटा दिया गया है। ओके, यस। तो ये है हमारी न्यू टैक्स रिजिम की रेट। पहला पॉइंट तो ये, आई होप आप समझ गए कि न्यू टैक्स रिजिम में भी 2 बार चेंज हो चुके हैं। कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2.5 लाख वाली चीज़ तो पहले थी, फिर 2.5, 5, 7.5, 10 ऐसा कर दिया गया था। तो मैं यस, बिल्कुल किया गया था। अगर आपने ऐसा सुना है तो आप सही हो, पर उसमें दोबारा चेंज कर दिया गया है। तो फिलहाल जो लेटेस्ट है वो ये है आपके लिए। ओके, डन। तो पहली चीज़ तो ये, ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि लास्ट ईयर तक ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में कुछ ऐसा था कि ओल्ड टैक्स रिजिम डिफॉल्ट थी। ओल्ड टैक्स रिजिम क्या थी? डिफॉल्ट थी। मतलब कि अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है तो ओल्ड स्कीम अप्लीकेबल है। और न्यू स्कीम क्या थी? ऑप्शनल थी, ठीक है। अप टू लास्ट ईयर समस्या क्या थी कि ओल्ड स्कीम डिफॉल्ट थी और न्यू स्कीम ऑप्शनल थी। मतलब अगर आप कुछ नहीं बोलते, अगर आप साइलेंट रहते हैं, अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका ओल्ड स्कीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। जबकि इस साल इस रोल को रिवर्स कर दिया गया है। तो अभी ओल्ड स्कीम को ऑप्शनल कर दिया गया है और न्यू स्कीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है। इट मीन्स कि अब अगर आप चुप रहते हैं, आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, तो ऑटोमेटिक उस पर न्यू स्कीम लगेगी। अगर पुरानी चाहिए तो आपको स्पेशली बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं चाहिए तो बताने की जरूरत नहीं है। जबकि पिछले साल उल्टा था, ओल्ड चाहिए तो बताने की जरूरत नहीं थी, न्यू चाहिए तो बताना पड़ता था। आइए बात समझ में? यस, इसलिए इस साल न्यू स्कीम का ज्यादा वेटेज हो गया है। क्लियर? यस।
तो ये मैंने आपको बताया कि न्यू स्कीम अब अप्लीकेबल हो चुकी है पूरी तरीके से और डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। बिना बोले अगर आप बात करेंगे तो न्यू स्कीम की ही बात करेंगे, राइट। न्यू के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड के लिए बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और जो नई टैक्स रेट है, लेटेस्ट जो टैक्स रेट है वो कुछ इस तरीके से है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। सरचार्ज में भी चेंज किया गया है नई स्कीम में। जैसा हम जान रहे हैं कि पिछले साल तक स्कीम तो दोनों थी, ओल्ड और न्यू, पर सरचार्ज जो है वो एक ही था, सेम था। पर इस साल सरचार्ज में भी चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज है, आइए देखते हैं। 4 रेट हुआ करती थी सरचार्ज की पुराने में, 10%, 15%, 25% और 37%। अब उसमें से 37% की रेट हटा दी गई है, तो अभी 10% है अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, 15% है अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है, और 25% है अगर 2 करोड़ से ऊपर है। मतलब कंडीशंस वही है, सिर्फ जो 37 करोड़ का क्राइटेरिया था वो नई स्कीम में हटा दिया गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नई स्कीम में हटाया है। आज भी अगर आप पुरानी स्कीम चुनते हैं तो चारों सरचार्ज एप्लीकेबल होते हैं। आई बात समझ में? यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डन। आइए, अब जब स्कीम चेंज हो गई, सरचार्ज चेंज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उनके अकॉर्डिंग कुछ चीजों का और चेंज होना बनता है। क्या है, आइए। रिबेट सबसे इंपॉर्टेंट, 87A की रिबेट। हमें पता है कि सर पहले ओल्ड स्कीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें 12,500 की 87A की रिबेट मिलती थी, ठीक है। तो ऐसे ही नई स्कीम में भी 87A की रिबेट डाली गई है। यह रिबेट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। एचयूएफ को नहीं मिलेगी, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी, एओपी, बीवाई, एजेपी को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, राइट। कितनी मिलेगी, अब सुनिए, यहां से इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है। सर रिबेट मिलेगी अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है तो। रिबेट मिलेगी अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है तो, ठीक है। और कितनी मिलेगी? 25,000 रुपए की। वाह वाह वाह, 25,000 तक का टैक्स या एक्चुअल टैक्स जो भी कम हो। 25,000 तक का टैक्स या एक्चुअल टैक्स जो भी कम हो, उतने की आपको रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख तक की इनकम पे मेरे टैक्स नहीं लगेगा। आपको ध्यान है कि जब बजट आया था तो लोगों ने कहा 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। चलिए उसको मैं थोड़ा करके दिखाता हूं कैसे नहीं लगेगा, राइट। आई होप ये सब चीज़ें तो आपने लिख ली होगी, तो इनको मैं एक बार हटाता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि 7 लाख तक की इनकम पे नई स्कीम में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब मैं हटा दूँ, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सर, यहाँ पे 2। पहला है कि मेरी टोटल इनकम है 5 लाख और दूसरा है कि मेरी टोटल इनकम है 7 लाख, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए, दोनों न्यू रिजीम, पहले फुल टू न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं। अगर मेरी टोटल इनकम सर 5 लाख होती तो मेरा टैक्स कैसे होता? 0 से 3 लाख पे मेरा टैक्स होता निल। 3 लाख से 5 लाख पे मेरा टैक्स हो जाता 2 लाख का 5%, 10,000। बोलो यस और नो। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो भी इनकम है उस पर 5% लगता। तो 2 लाख की इनकम है मेरी, तो उस पर मेरा 10,000 का टैक्स बनता। यहां पे मुझे रिबेट मिल जाती, रिबेट 87A पूरी 10,000 की, तो मेरा टैक्स हो जाता है 0। ऐसा ही यहां करते हैं सर, 0 से 3 लाख के बीच में तो टैक्स कितना है? निल है। 3 से 6 लाख में टैक्स कितना है? 3 लाख पे 5%, मतलब कि 15,000, ठीक है। और 6 लाख से 7 लाख के बीच में टैक्स, मतलब कि मेरी तो इनकम 6 से 7 लाख है ना, तो 1 लाख पे 10% टैक्स, 10,000। तो मेरा टोटल टैक्स बनता है सर 25,000। इसमें से कम कर देंगे हम रिबेट 87A 25,000 रुपए तक की, ठीक है। कितनी रिबेट कर देंगे? 25,000 तक, तो मेरा टैक्स हो जाएगा 0। तो यस, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। आई बात समझ में? यस सर, अगर मेरी इनकम 7 लाख 1 रुपए होती तो, जैसा पुरानी स्कीम में भी था कि अगर हमारी इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर हो जाती है तो फिर हमें रिबेट नहीं मिलती,
राइट। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, वो भी बताऊंगा मैं। बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने इसको लेके, अभी मैं उसकी बात भी बताऊंगा, पहले यहाँ तक बोलिए। राइट। तो अगर मेरी इनकम 7,01,000 होती तो सर यहाँ पे फिर मुझे ये रिबेट नहीं मिलती, तो फिर मुझे टैक्स पे करना पड़ता। आई बात समझ में? यस। यहाँ तक क्लियर है कि रिबेट 87A की जो है वो 7 लाख तक है, 25,000 की है और रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, और इसीलिए 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। राइट। सर एचईसी जो है, अब ये डाउट बहुत लोगों को रहता है कि सर जो एचईसी है वो टैक्स में जुड़ेगा फिर 25,000 की रिबेट मिलेगी, या पहले रिबेट मिलेगी फिर एचईसी लगेगा? सर फर्क पड़ता है दोनों से? डेफिनेटली फर्क पड़ता है। यस। तो मैं आपको बता दूं कि रिबेट, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, ये सब कुछ मिलने के बाद जो टैक्स बचता है एचईसी उस पे लगता है। राइट। और ये मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में आपको पढ़ाया हुआ भी है बहुत अच्छे से, तो ध्यान दीजिएगा कि जो एचईसी है वो बाद में लगता है सर, सबसे लास्ट में लगता है एचईसी। सारी रिबेट सब घटा के जो टैक्स बचता है ना उस पे लगता है। राइट। आगे आइए। रिबेट shall be allowed even from, okay, रिबेट shall be allowed even from LTCG इनकम हो, STCG इनकम हो, और चाहे कैजुअल इनकम हो, इन सब में से भी आपको रिबेट मिल जाएगी। इट मीन्स कि आपके 7 लाख की इनकम में कुछ भी इनकम हो, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, हमें 7 लाख तक की इनकम में कुछ भी इनकम हो हमें उससे मतलब नहीं है, उस पर आपको रिबेट मिल जाएगी। बट अगर सेक्शन 112A की इनकम है तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगी, उसका टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके, डन। नेक्स्ट आ जाइए, मार्जिनल रिलीफ। अब ये देखो, ये बड़ा यूनिक पॉइंट है, मैंने जो बता रहा था ना आपको कि इस साल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, वो ये किया है, ऑल्सो मार्जिनल रिलीफ शैल बी अलाउड इफ देयर इज ए मार्जिनल इंक्रीज ओवर 7 लाख। आप कहते हो सर मार्जिनल रिलीफ नया कहाँ है? हमने पहले भी पढ़ा था कि सरचार्ज अगर लगता है तो मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो मार्जिनल रिलीफ अलग है, वो मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज के लिए मिलती है, और ये मार्जिनल रिलीफ बिल्कुल अलग है। राइट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूं यहाँ पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और क्यों मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया वो भी बताता हूं आपको। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या था? ओल्ड टैक्स रिजिम में ये था कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूं एक बार, ओल्ड स्कीम में अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो आपका टैक्स कितना है? नील है। क्यों है टैक्स नील? क्योंकि सर रिबेट मिल जाती थी 87A की, और उसकी वजह से 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स 0 हो जाता था। अगर हमारी टोटल इनकम यहां पे 5,01,000 है ओल्ड स्कीम में, ठीक है, 5,01,000 है, तो हमारा टैक्स बन जाता था सर 12,500 रुपए अप्रोक्स ले लो। तो सोचो ये कितना ही बेकार प्रोविजन था। ठीक है, ऐसा तो फायदा किया, इन्होंने कहा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है या 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है आपके ऊपर, पर अगर आपकी इनकम 5,01,000 है तो फिर आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, फिर कोई रिबेट नहीं है आपको। अब सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे समझना आप कि सर अगर मैं एक छोटा सा असेसी हूं और मेरी इनकम आ रही है सपोज, ठीक है, मेरी इनकम है सपोज 5,100,000 रुपए, ठीक है। अब मुझसे सीए साहब ने कहा कि साहब आपका तो टैक्स बनेगा 12,520 रुपए, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं कि सर आपका तो 12,520 रुपए टैक्स बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा सर कुछ करो इसका। बोलो देखो कर सकते हैं, एक काम करो, आप अपनी इनकम को है ना 200 रुपए कम दिखा दो, 100 रुपए कम दिखा दो, ठीक है। हमने कहा सब गलत नहीं है, बोला हाँ गलत तो है पर क्या करें। तो बोले कि ठीक है आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर दो 100 रुपए का, या ऐसा कुछ भी ऐसा करो कि आपकी ये इनकम घट के क्या हो जाए, 5 लाख के अंदर आ जाए, ठीक है। अब कुछ लोग उसको लीगली 5 लाख के अंदर ला रहे थे, कुछ लोग उसको इलीगली 5 लाख के अंदर ला रहे थे।
मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग उसको आप बोलोगे सही है गलत है, बिल्कुल सही है भी है, गलत भी है, सब कुछ है। तो यस, कुछ लोग एथिकली उसको 5 लाख के अंदर ला रहे थे, मतलब इन्वेस्टमेंट करके, डिडक्शन क्लेम करके, सब चीज़ें करके। और कुछ लोग अनएथिकली कि ठीक है डाल दो, कोई ना कोई खर्चा डाल दो किसी भी तरीके का, कोई एग्जम्पशन डिडक्शन डाल दो छोटी मोटी, ले आओ इसको 5 लाख के नीचे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था, टैक्स चोरी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, दूसरा समझिए, अगर यही गवर्नमेंट कहती कि 5 लाख 100 रुपए की इनकम है, ठीक है, इस पे 100 रुपए टैक्स दे दो आप हमको। एक बात सुनना मेरी ध्यान से, क्योंकि डिफरेंस जहां पे बढ़ जाता है ना, वहां पे चोरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा मुझे कहा जाता कि सर आप पूरी सही इनकम दिखाओ, अगर आपकी इनकम 5 लाख 100 रुपए है तो आप 100 रुपए का टैक्स दे दो बस, तो मैं सोचता कि ठीक है यार 100 रुपए का टैक्स दे देते हैं, कोई बात नहीं, मैं दे देता 100 रुपए का टैक्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख 100 रुपए है तो आपको 12,520 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, तो बताओ दुख होगा कि यार 100 रुपए की इनकम बढ़ने की वजह से 12,520 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। डेफिनेटली दुख होगा, राइट। तो दोनों सिचुएशन में फर्क है। तो इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। लॉस इसलिए हो रहा था कि सर कोई 100 रुपए का टैक्स देना चाहता है, कोई 500 रुपए का टैक्स देना चाहता है। मैं तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है प्रैक्टिकली भी लोग हमारे पास आते हैं। अगर हम उनको कहें कि 100 रुपए का टैक्स बन रहा है, 500 का टैक्स बन रहा है, चलो 1000 का टैक्स बन रहा है, ठीक है, 1500 का टैक्स बन रहा है, तो आदमी कहता है ठीक है पे कर दो सर, आप इतना टैक्स पे कर दो, मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम उसको कहें कि भैया तेरी इनकम थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए तेरे ऊपर सीधा 12,500 का टैक्स बन रहा है, तो वो कहता है सर इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इतना तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, या मेरा इतना तो मैं नहीं दे सकता, मेरी प्रॉब्लम है, ये हुआ है। तो कहीं न कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। सोचो आप किस चीज का, ये छोटे छोटे जो टैक्सेस आ सकते थे, इन चीजों का लॉस हो रहा था। और पब्लिक की भी गलती नहीं है, एक छोटे से अमाउंट 100 रुपए की इनकम ऊपर होने से वो 12,520 का टैक्स कैसे देंगे। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने इस न्यू टैक्स रिजिम में ध्यान रखा है और इसका इलाज किया है। कैसे, आइए देखते हैं। तो अब देखिए न्यू की बात समझिए। न्यू में है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है अप टू 7 लाख है तो आपका टैक्स कितना है, नील है। ठीक है, बट अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगेन बनेगा तो चीज वही, टैक्स तो वैसे ही बनेगा, पर उसमें आपको क्या दे देंगे हम, रिबेट दे देंगे। कैसे रिबेट दे देंगे, उसको मार्जिनल रिलीफ बोला गया यहाँ पे। आइए अब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं सर कि मेरी टोटल इनकम है 7,10,000 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो मेरी इनकम है सर 7,10,000 रुपए, ओके, या और कम करूं, 1,000 लूं, चलो मेरी इनकम है 7,01,000 रुपए। अब देखिए, जब मुझसे पूछा गया कि सर बताइए 7 लाख पे कितना टैक्स बनता है, तो मैंने कहा सर नील बनता है, राइट। मुझे बोला 7,01,000 पे कितना टैक्स बनता है, तो मैंने कहा सर देखो 0 से 3 लाख तक तो है नील, ठीक है, 3 लाख से 6 लाख पे है 5%, मतलब कि 15,000, और 6 लाख से 7.01 लाख पे है 10%। कितना बन रहा है भाई 10%, बताइए। तो 1 लाख पे 10,000 और 1,000 पे 100, तो 10,100 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा टैक्स बन रहा है सर 00152, 25,100 रुपये का मेरा टैक्स बन रहा है, ठीक है। क्या मुझे रिबेट मिलेगी, बताओ, क्या मुझे रिबेट मिलेगी, रिबेट 87A, आंसर इज नो, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि रिबेट तभी मिलती है जब हमारी टोटल इनकम 7 लाख तक हो, पर इसमें तो हमारी इनकम 7 लाख से ऊपर हो गई है, तो इस केस में हमें रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट नहीं मिलने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि जो टैक्स मेरा 0 होता वो कितना हो गया, 25,100 रुपए हो गया। बोलो आई बात समझ में, यस। तो यहां पे फिर मुझे दिया गया नया कॉन्सेप्ट, और वो है मार्जिनल रिलीफ। क्या दिया गया मुझे, मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होती है ये बताते हैं आपको, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बताइए, मैं यहीं पे आपको लिखवा देता हूं। 7 लाख से इनकम थोड़ी सी ऊपर होने की वजह से मुझ पे टैक्स लग रहा है,
आप यहाँ पे लिखिए इंक्रीज इन टैक्स। बताइए इंक्रीज इन टैक्स, कितना इंक्रीज हुआ टैक्स में, बताओ। अगर 7,01,000 है तो टैक्स कितना लग रहा है, 25,000 का, और जबकि 7 लाख होती तो टैक्स कितना लगता, 0। तो 7 लाख और 7,01,000 होने की वजह से टैक्स में इंक्रीज कितना हुआ मेरा, 25,100 रुपए। एम आई राइट? दोबारा सुन लीजिए, अगर मेरी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है, और अगर 7 लाख होती तब तो 0 होता, राइट? यस। तो सर यहाँ पे बोला इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ, हमने कहा सर 25,100 हो गया। कैसे हो गया कि सर यहाँ 25,100 लग रहा है और वहां पे 0 लग रहा था, तो पूरा इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया इंक्रीज इन इनकम कितनी है, बताओ जी इनकम कितनी बढ़ी। बोले सर अभी 7,01,000 है, पहले 7 लाख थी, तो 1,000 की इनकम बढ़ी है। बोला अच्छा ठीक है, तो 24,100 रुपए ये मेरी क्या है, मार्जिनल रिलीफ है। मतलब ये कि इनकम बढ़ी मेरी सिर्फ 1,000 रुपए और उसकी वजह से टैक्स बढ़ गया 25,100 रुपए, राइट? तो 24,100 रुपए मुझे पॉकेट से देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, जितनी तो इनकम भी नहीं हुई मुझे, तो उतने की मुझे क्या दे दी, रिबेट, मार्जिनल रिलीफ दे दी। तो अब मुझे पे कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 1,000 रुपीज ओनली, और एड सरचार्ज तो करना ही, वो HEC तो करना ही करना है 4%। बताओ जी बात समझ में आई? जैसा हम सरचार्ज लगा के मार्जिनल रिलीफ देते थे, ठीक वैसा ही हमें यहाँ पे देना है अगर हमारी इनकम क्या है, 7 लाख के नियर बाय है। अगर इनकम सर मेरी 8 लाख हो गई तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि होगा क्या, ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपका इंक्रीज इन टैक्स जो है वो अमाउंट तो कम होता जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, और इंक्रीज इन रेवेन्यू का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो जहां पे भी आपकी इनकम टैक्स से ज्यादा बढ़ी वहां पे आपकी मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाएगी, वहां पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। ओके यस। तो ये इनकम अप्रोक्स 7 लाख से 7,30,000 की इनकम जब तक आपकी होगी ना, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, तब तक आपको मिलती है। अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा जा रही है तो फिर बाद में रिलीफ आपको नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट कर दिया गया है नई टैक्स रिजीम में। ठीक है, चलिए, तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है इस मार्जिनल रिलीफ पे, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना। पुरानी स्कीम की थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, और ये अब क्या हो गई है, ऑप्शनल। ये याद रखिएगा, ये स्कीम अब ऑप्शनल है। तो वही 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, 20%, 30%, सीनियर है तो 3 वाली सीरीज है, और ये वाली है। ठीक है, हाँ, नई वाली सीरीज में, नई वाली स्कीम में चाहे आप बिलो 60 हैं, चाहे आप अबो 60 हैं, चाहे आप अबो 80 हैं, सबके लिए सेम रेट है, उसमें अलग अलग रेट नहीं है। ठीक है, पुरानी स्कीम में जो रिबेट थी 5 लाख तक की इनकम पे थी, और वो भी 12,500 की, जो कि अभी 7 लाख और 25,000 कर दी गई है। पुरानी स्कीम में जो सरचार्ज था वो 10%, 15%, 25% और 37% था, और अभी भी वैसा ही है अगर आप ओल्ड स्कीम लेते हैं तो, राइट? तो ये था आपका न्यू स्कीम जो कि अप्लीकेबल हो गई है इस साल से। ठीक है, आगे आ जाइए, दूसरा अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। रेजिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फाइनल वालों के लिए काम का है, इनकम इंटर वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी देख लीजिए क्योंकि इंटर में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1-2 क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आपकी, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बहुत सारी होती है। तो अगर कोई रेजिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 115 BAE। जैसे हमारे लिए इंडिविजुअल के लिए BAC नया डाला है, वैसे ही उनके लिए BAE नया डाला है। और उसमें बोला गया कि आपको 15% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहले अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की रेट क्या पड़ी थी कि 10,000 तक 10%, फिर 20%, फिर 30%, और यहाँ पे बोल दिया आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि सोसाइटी जो है वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद रजिस्टर्ड हुई हो, और उसने जो प्रोडक्शन है वो 31/3/2024 से पहले स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, सरचार्ज की रेट उस पर 10% रहेगी, HEC उस पर 4% रहेगा। तो आप सिर्फ ये रेट याद कर लेंगे और ये डेट याद कर लेंगे तो ये वाला सेक्शन इनफ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही एक और ऑप्शन डाला गया है सोसाइटी के लिए, क्या है
कि सर अदर रेजिडेंट सोसाइटी है, उसके लिए सेक्शन 115 BAD है, उसमें भी क्या बोला गया कि 22% टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा, 4% HEC लगेगा। और ये वाले ऑप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन कौन कौन से, 115 BAE और 115 BAD, अगर ये ऑप्शन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये एग्जम्पशन डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे लिए ओल्ड स्कीम से अगर हम न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आगे मैं वो भी बताऊंगा आपको कौन कौन सी है। तो वैसे ही अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पुरानी स्कीम से नई, उनके लिए भी तो नई स्कीम ही है, तो अगर उनको पुरानी स्कीम से नई स्कीम में आना है तो उन्हें भी ये वाली एग्जम्पशन डिडक्शंस छोड़नी पड़ेगी। ओके, ठीक है, इनकी वजह से कोई लॉस हुआ होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और AMT के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। किस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, अगर वो 115 BAE और 115 BAD में जाते हैं तो, राइट। तो ये दो चेंज थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है, देखिए स्कोप ऑफ इनकम पे चेंज हुआ है। स्कोप ऑफ इनकम का मतलब है जब हम कंसेप्ट ऑफ इनकम पढ़ते हैं वहां पे आता है, क्या है, देखिए ये कह रहा है कि सर अगर कोई इंडिया का पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इंडिया का पर्सन है और वो किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को कोई पेमेंट कर देता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में रहने वाला आदमी हूं, ठीक है, और मैंने मिस्टर जॉन है कोई विदेश का आदमी, मैंने उसको कोई गिफ्ट दे दिया, बेसिकली सेक्शन किसका है, गिफ्ट का सेक्शन है। तो मैंने इनको एक गिफ्ट दे दिया, कितना गिफ्ट दे दिया सर, 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैंने मिस्टर जॉन को 10 लाख का गिफ्ट दे दिया ऑनलाइन ट्रांसफर करके। क्या ये इनकम अराइज इन इंडिया है? आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर जॉन बाहर रहते हैं, मैंने उनको ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो उनको इनकम विदेश में हुई है, इंडिया में नहीं हुई। क्या ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है? आंसर इज नो, क्योंकि सीधा मैंने ट्रांसफर किया है ओवरसीज अकाउंट में, तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। तो ना तो ये इनकम अराइज इन इंडिया है, ना ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, तो मिस्टर जॉन जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है इस इनकम पे, ठीक है। बट हुआ क्या, इस ट्रांजेक्शन की वजह से ये हुआ कि मिस्टर जॉन के पास बिना टैक्स पे किए व्हाइट मनी आ गई। बोलो यस और नो। अगर ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल है ही नहीं, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन तो हुआ है और ये इंडिया के बाहर, मतलब कि मिस्टर जॉन के लिए व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया विदाउट पेइंग टैक्स। अब मिस्टर जॉन इंडिया में आएगा और इंडिया में आखिर कोई बिजनेस करना चाहेगा, तो वो इन 10 लाख रुपए को लीगली लगा सकता है, कोई इसे कुछ बोल नहीं सकता। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए ये सिस्टम डाला गया और बोला गया कि ऐसा जो पेमेंट है उसे डीम्ड टू बी, क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे। और जैसे ही डीम्ड टू बी अराइज माना गया, ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए, हमने वो पढ़ा ना रेजिडेंशियल स्टेटस में कि सर अगर अराइज या रिसीव्ड एक काम इंडिया में हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा, तो इसे डीम टू बी अराइज में डाल दिया गया। तो सर ये कॉन्सेप्ट भी तो पहले आ चुका था। यस, ये कॉन्सेप्ट भी पहले आ चुका था। कब? 5 जुलाई 2019 को ही ये कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है, और हमारे नोट्स में भी ये कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ठीक है। बट इस साल इसमें कुछ चेंज किया गया है। क्या है सुनिए, वहां पे बोला गया था कि सर देने वाला कौन है, रेजिडेंट है, और लेने वाला कौन है, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है। क्या बोला था, अगर किसी नॉन रेजिडेंट को मैं पे करता हूं या किसी फॉरेन कंपनी को मैं पे करता हूं तो वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इस साल इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया है नया, और वो है NOR, ठीक है। जब वहां पे नॉन रेजिडेंट लिखा गया था ना, तो लोगों ने बोला फिर NOR को तो दे सकते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद से इस वर्ड को ऐड किया गया है। किसको? NOR को, कि नॉन रेजिडेंट, NOR और फॉरेन कंपनी, तीनों में से किसी को भी अगर आपने पे किया है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान के। ओके, हाँ, 50,000 से ऊपर है तो टैक्स होगा, क्योंकि गिफ्ट का जो रूल है इंडिया का, भाई इंडिया का जो गिफ्ट का रूल है वो तो लगेगा ना, 56/10 जो है उसका रूल तो लगेगा। और वो रूल कब अप्लीकेबल होता है, जब अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो। तो ये यहाँ पे चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या चेंज है। ये मेजर चेंज है और एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट मानता हूं मैं इस साल इसको। एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत
ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास कॉमन चीज़ें होती है पूछने को। जब उनको अमेंडमेंट मिलता है ना किसी मेजर सेक्शन में, तो उसको उठा के पूछ लेते हैं, बोले पूछना तो है ही, तो इसको पूछ लो। तो सैलरी चैप्टर में बहुत अच्छा ये चेंज किया गया है, नोटिफिकेशन 65 एंड 72 ऑफ 2023 से ये चेंज हुआ है। HRA और RFA, ये दो चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सैलरी में। तो RFA में बड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए RFA जब हम पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे कि सर घर फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। फिर ये पढ़ते थे कि घर जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या किराए पे लिया है या होटल में स्टे करवाया गया है, राइट। यस, तो चेंज कहाँ हुआ है, तो सुनिएगा। अगर आपको अनफर्निश्ड हाउस मिला है और आप क्या हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और हाउस जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो पहला चेंज तो यहाँ है। अगर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता था तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था हमारा कि 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 25 लाख की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी। यही था प्रोविजन। यस, एंड नाउ दिस प्रोविजन हैज बीन चेंज्ड। क्या चेंज हो गया है, सुनिएगा। पॉपुलेशन क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्राइटेरिया को चेंज कर दिया। और क्या कर दिया, सुनिए। नया रूल क्या कहता अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है, और ये 2011 की सेंसस के हिसाब से है, अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है, मतलब 10 लाख से बढ़ा के पहली स्लैब कितने पे कर दी, 15 लाख तक, तो 5% ऑफ सैलरी आपका परक्विजिट होगा, राइट। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी आपका परक्विजिट होगा। और अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी आपका परक्विजिट होगा। तो नई टैक्स रेट जो है 5, 7.5 और 10 हो गई। पहले 7.5, 10 और 15 थी, अभी 5, 7.5 और 10 है, मतलब कुछ ना कुछ टैक्सेबिलिटी में कम किया गया है, राइट। और पॉपुलेशन का क्राइटेरिया बढ़ाया गया है। बोलिए, बात समझ में आ गई क्या चेंज है। तो पहले वाला भूल जाइए, अप टू 10 लाख, 10 टू 25, 25 से वो भूल जाइए। अब याद रखिए आप अप टू 15, 15 से 40, 40 से ऊपर, राइट। तो 15 तक 5%, 15 से 40 7.5% और 40 से ऊपर 10%, राइट। तो ये एक मेजर चेंज है। अच्छा सर, ये चेंज हुआ ना, तो इसके साथ फिर चेंज करना पड़ेगा हमें रेंटेड हाउस में। कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, रेंटेड हाउस में। क्योंकि रेंटेड हाउस जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। क्यों, क्योंकि ओन में 15% हाईएस्ट था, ओन में 15% हाईएस्ट था, इसलिए हम 15% लेते थे। अब तो ओन में ही 10% हाईएस्ट हो गया, तो जब ओन में 10% हाईएस्ट हो गया तो रेंटेड में भी 10% ही हाईएस्ट करना पड़ेगा। तो रेंटेड हाउस में भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ओके, यस। तो ये बड़ा चेंज है आरएफए में, सैलरी चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 1A में आती है 50,000 रुपए की। जब हम सैलरी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 रुपए की, ठीक है, जब हम सैलरी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 रुपए की हमें क्या मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। अब हुआ क्या, न्यू टैक्स रिजीम आई। न्यू टैक्स रिजीम आई ना, तो उन्होंने बोला भैया हटाओ, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दिया गया कि ओल्ड लेते हो तो 50,000 की छूट है, न्यू टैक्स रिजीम लेते हो तो 50,000 की छूट नहीं है, ठीक है। अब लोगों ने कहा सर ये तो गलत है, ऐसा है वैसा है। तो इस साल जब बजट नया पेश हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा चलो जी हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। क्या गिफ्ट दे रहे हैं, कि आप नई स्कीम में भी 50,000 की रिडक्शन ले सकते हो। समझ रहे हो बात को, यस। तो अब नई स्कीम में भी, दोबारा सुन लीजिए, प्रीवियस ईयर में थोड़ा डिटेल में लिख दूं कि प्रीवियस ईयर 2022-23 तक अगर आप न्यू रिजिम ले रहे हैं तो नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी। पर इस साल चेंज किया और बोला कि अगर प्रीवियस ईयर 23-24 से आप न्यू स्कीम लेते हैं तो वहां पे भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो यस, सेल बी अलाउड अंडर डिफॉल्ट रिजिम ऑल्सो। डिफॉल्ट मतलब अब डिफॉल्ट क्या होगी, नई वाली डिफॉल्ट होगी, यस। तो 50,000 की रिडक्शन अब आपको मिल जाएगी, ठीक है। लिमिट फॉर द लीव सैलरी, अनलीव सैलरी पढ़ते हैं अपन, अनलीव सैलरी बोल दीजिए या लीव इनकेसमेंट बोल दीजिए। तो वहां पे जो हम मैक्सिमम पढ़ते थे ना 3 लाख रुपए, वो मैक्सिमम 3 लाख से हटके कितना हो गया है, 25 लाख रुपए हो गया है। छोटा सा चेंज है कि जो मैक्सिमम 3 लाख होता था उससे बढ़ के वो 25 लाख हो गया है। एग्जाम में इस पे एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस हैं।
कि मैक्सिमम लिमिट कितनी, क्योंकि रटा हुआ रहता है ना बच्चे के 3 लाख, फट से लिख देता 3 लाख, तो ध्यान रखिएगा 3 लाख नहीं करना आपको, 25 लाख रुपए करना। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, बीएनपी में चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में सच कोई चेंज नहीं है, बीएनपी की बातें कर लेते हैं। बीएनपी में सबसे जो बवाल कर रखा है वो नया सेक्शन है, सेक्शन 43 बी एच, सेक्शन 43 बी एच ने कर रखा है, आपने भी सुना होगा। देखो सेक्शन 43 बी एच पढ़ने से पहले आपको MSMED ए ठीक है, MSMEDA 2006 पढ़ना होगा पहले। क्या है, देखिए हम सब जानते हैं कि MSME मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होते हैं, ठीक है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होते हैं, जिसको हम माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज बोलते हैं, इनका ऑलरेडी एक्ट बना हुआ था 2006 में, और इस एक्ट का एक सेक्शन था 15। ये सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर आपने ऐसे किसी पर्सन से माल खरीदा है जो कि माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में आता है, ठीक है, तो मान लीजिए ये बंदा है और ये MSME में आता है और मैंने इससे परचेज किया गुड्स, ठीक है। अब इस गुड्स का पेमेंट मैं क्या करूं, कब करूंगा इसको, तो सर ऑब्वियस सी बात है, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इससे आपको क्या मतलब है? नहीं जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। यहां पे बोला गया था कि सर देखो ऐसा है कि क्या आप दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है, क्या आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि कितने दिन बाद पेमेंट करना है? हम कहते हैं कि हाँ जी हमने एग्रीमेंट कर रखा है। तो कितने दिन का एग्रीमेंट कर रखा है? हमने कहा सर हमने तो 40 दिन का एग्रीमेंट कर रखा है। तो बोले ठीक है 40 दिन में आपको इसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। हमने कहा सर 60 दिन का एग्रीमेंट कर रखा है। तो कहते हैं नहीं जी 60 दिन नहीं, मैक्सिमम हम आपको कितना अलाउ करते हैं 45 डेज, कि आपको इन्हें 45 डेज में पेमेंट करना होगा, ठीक है। एग्रीमेंट में अगर कम लिखा है तो कम, जैसे 20 दिन लिखा है तो 20 दिन, 30 दिन लिखा है तो 30 दिन, 40 लिखा है तो 40 दिन, बट अगर एग्रीमेंट में 45 से ज्यादा लिखा है तो 45 दिन। इसका मतलब इन 45 डेज में तो आपको पेमेंट करना ही करना है, राइट? यस। अच्छा एग्रीमेंट नहीं है सर हमारा तो कोई भी, तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन में पेमेंट करना है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन में पेमेंट करना है। ध्यान से समझ, ये क्यों डाला गया था रूल? ये इसलिए डाला गया था कि जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको बचाया जा सके। जैसे कि आप माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, आपको किसी ने उधार दिया, उसने पैसा रोक ली, आपने किसी को उधार दिया, उसने आपका पैसा रोक लिया, तो आपको डूब गए। तो आपको बचाने के लिए रूल बनाया गया था कि उस बंदे को आपको 45 दिन में पेमेंट करना जरूरी है, राइट? अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन में, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में। तो इसलिए ये रूल बनाया गया था। पर वही बात है ना सर, इंडिया है और इंडिया में हम कोई भी प्रोविजन तब तक फॉलो नहीं करते जब तक उसकी कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। तो इसको कोई भी ध्यान ही नहीं देता था, पता ही नहीं था किसी को, तो सब इसको लाइटली ले रहे थे। अब हुआ क्या कि इस प्रोविजन को इनकम टैक्स में डाल दिया गया। इतने दिन लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, जैसे ही इनकम टैक्स में डाला 1 महीने में सबके समझ में आ गई कि भैया ये रूल है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स को लोग सीरियसली लेते हैं, MSME DA को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। तो जैसे ही इसको इनकम टैक्स में डाला बवाल मच गया और सबके समझ में आ गया क्या प्रोविजन है, ठीक है। यस। अब क्या बोला इसमें 43BH में, तो हमने BNP में सेक्शन 43B तो पढ़ा हुआ ही है ना। सेक्शन 43B कहता है कि सर्टन एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी छूट तभी मिलती है जब उनका पेमेंट हो जाए, अदरवाइज छूट नहीं मिलती। और वहां पे बोला है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है। पर यहां पे क्या बोला कि 43B क्लोज H में हम इसको शामिल कर रहे हैं और इस पे टाइम लिमिट जो है वो ये वाली लगा रहे हैं, एज इट इज टाइम लिमिट लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत आसान हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर किसी MSME डीलर से माल खरीदा है और अगर मैं उसे 45 दिन के अंदर पेमेंट कर देता हूं तब तो मेरा खर्चा वो अलाउेबल है, और अगर मैं उसे 45 दिन के बाद पेमेंट करता हूं तो वो खर्चा मेरा इस साल डिसअलाउड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? वो खर्चा मेरा इस साल डिसअलाउड हो जाएगा। अब बताओ सर डिसअलाउड हो जाएगा? यस। तो सर मैं जब पेमेंट करूंगा अगले साल तब अलाउ हो जाएगा? यस तब अलाउ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो इस साल अगर आपने उसको पेमेंट 45 दिन के बियॉन्ड किया है तो इस साल वो खर्चा डिसअलाउड, और जब पेमेंट जिस साल किया है उस साल में खर्चा अलाउड हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर ए ने परचेज किया 10,000 का माल
मिस्टर ए ने परचेज किया 10,000 का माल परचेज किया। किससे परचेज किया सर? सर इन्होंने परचेज किया एक माइक्रो एंटरप्राइजेस से। कब खरीदा? ये खरीदा था सर 1 मार्च 24 को। ठीक है, एज द रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट था इनके बीच में, और पेमेंट कब करना था? 5 अप्रैल 2024 को करना था। सुनिए, माल खरीदा है सर प्रीवियस ईयर 23-24 में, ध्यान दीजिए आप, जबकि पेमेंट है वो किया है 2024-25 में, 5 अप्रैल 24 को। पर पेमेंट आप देखिए, रिटर्न एग्रीमेंट है पर 45 दिन के अंदर हो गया क्या? 1 मार्च से 45 दिन कब तक होते हैं सर? 15 अप्रैल तक होते हैं, राइट? तो क्या 45 दिन में पेमेंट हो गया? आंसर इज यस, 45 दिन में पेमेंट हो गया। बोलो यस और नो। भाई 1 मार्च का बिल था, तो 1 मार्च से 45 दिन हम देखते हैं तो अब 15 अप्रैल अप्रोक्स आता है, तो 15 अप्रैल तक पे होना चाहिए था। इन्होंने 5 अप्रैल को ही पे कर दिया, तो ये खर्चा इसी साल क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना 43B में भी कि रिटर्न भरने तक हो जाता है, तो इसमें भी अगले साल आप पेमेंट करो, मतलब कि 45 दिन के अंदर पेमेंट करो, और चाहे वो ईयर खत्म होने के बाद ही क्यों ना हो चलेगा, वो इसी साल खर्चा अलाउ हो जाएगा, अगले साल का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, ओके। आगे देखो, मिस्टर ए पेड द सम, अगर 2 अप्रैल को देता तो ठीक है, तो भी अलाउ हो जाता सर, वही 45 दिन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक सेकेंड, ये 31 मार्च, अच्छा एग्रीमेंट के हिसाब से 35 दिन दे रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एग्रीमेंट के हिसाब से 35 दिन दे रहा है। देखो क्या लिखा है, इस पर द रिटर्न एग्रीमेंट द पेमेंट इज हैज टू बी मेड 5 अप्रैल से पहले होना चाहिए। तो कम टाइम तो आप दे ही सकते हो, एग्रीमेंट में आप कम टाइम तो दे सकते हो, तो जो एग्रीमेंट में लिखा है वो, या फिर 45 दिन, विच एवर इज अर्लियर। इन्होंने वैसे हमारे 45 दिन तो पूरे कहाँ होते हैं? 15 अप्रैल पे पूरे होते हैं, पर इन्होंने जो टाइम एग्रीमेंट में फिक्स कर रखा है वो 5 अप्रैल का कर रखा है। तो ठीक है, 5 अप्रैल से पहले पे करोगे तो इसी साल अलाउ हो जाएगा, 5 अप्रैल के बाद पे करोगे तो अगले साल अलाउ होगा। तो देखिए, पहला केस कह रहा है इन्होंने 2 अप्रैल को पे कर दिया, तो यस इन्होंने 5 अप्रैल से पहले पे कर दिया, तो इसी साल ये खर्चा अलाउेबल हो जाएगा। बट अगर ये 20 अप्रैल को पे करते तो सर इस साल ये खर्चा क्या हो जाता? डिसअलाउड हो जाता, और अगले साल ये खर्चा क्या होता? अलाउड हो जाता। बोलो आई बात समझ में? यस। तो ये छोटा सा पॉइंट है, दोबारा सुन लीजिए, जितना टाइम आपके एग्रीमेंट में लिखा है वो, या 45 डेज जो भी कम हो, अगर उस पीरियड में पेमेंट हो गया तो इसी साल खर्चा अलाउ हो जाएगा, और अगर उस पीरियड में पेमेंट नहीं हुआ तो फिर खर्चा अगले साल अलाउड होगा, या जिस साल में पे हुआ उसमें अलाउड होगा। चलिए, नेक्स्ट जो चेंज किया गया सेक्शन 44 एडी में चेंज किया गया है। सेक्शन 44 एडी हम सब जानते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए है, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप तब इसकी छूट ले सकते हैं, मतलब 44 एडी में आप तब जा सकते हैं जब आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ हो। ठीक है, इसमें चेंज किया गया, इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ाया गया फॉर सर्टेन एसएससी, कुछ लोगों के लिए, और इसको 3 करोड़ कर दिया गया। पर कंडीशन ये है कि आपका कैश ट्रांजेक्शन जो है, कैश रिसिप्ट जो है, सॉरी, टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 44 एडी में मैं तब जा सकता हूं, कौन सा याद आया कुछ? 44 एडी 6% इनकम और 8% इनकम वाला। यस, तो अगर मैं 44 एडी में जाना चाहता हूं, काट देना इसमें, ठीक है, अगर मैं 44 एडी में जाना चाहता हूं और मेरा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। पर अगर मैं 44 एडी में जाना चाहता हूं, मेरा टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए है, तो मैं जा सकता हूं, पर कंडीशन ये है कि मेरी जो टोटल रिसिप्ट है उसका 95% बैंक से आया हो, बैंक या डिजिटल लेन देन से आया हो, कैश में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट है तो फिर मैं 2 करोड़ वाली लिमिट में रहूंगा, 3 करोड़ वाली लिमिट में नहीं आऊंगा। समझ गए? ये डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, ऐसा ही सेम चेंज किया गया 44 एडीए के अंदर। 44 एडीए में बोला गया कि सर अभी तक 44 एडीए वो ले पाते थे जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख तक है, पर अब वो भी ले पाएंगे जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 75 लाख तक है, पर कंडीशन ये है कि कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये कहते हो कि सर मेरा 98% ट्रांजेक्शन, मेरा 98% ट्रांजेक्शन बैंक से होता है, तो इन दैट केस आप 75 लाख तक के रिसिप्ट पे भी एडीए ले सकते हैं। ओके,
बाकी सेम है, सारे प्रोविजन जो लगने हैं वो 50% प्रॉफिट वगैरह वो सब सेम रहे। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 35D की बात कर लेते हैं। 35D कुछ याद आ रहा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करते हैं तो हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करने होते हैं। इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, ऐसी चीज़ें आती हैं। और इन खर्चों की छूट हमें 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 करके 5 साल में इक्वली मिलती है। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ? चेंज बहुत छोटा सा एक चेंज है कि सर अब क्या करना पड़ेगा, कई लोग क्या करने लगे, प्रीलिमिनरी खर्चों को भी झूठा क्लेम करने लगे। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने नई कंपनी बनाई है, ये ऐसा कुछ खर्चा किया है, या ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या मार्केट सर्वे किया है, तो उसका आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि क्या क्या खर्चे किए, कब कब किए, वो सारी एक डिटेल दो हमें। तो उसके लिए आपको एक रिटर्न भरनी पड़ेगी, और ये रिटर्न आपके इनकम टैक्स रिटर्न के भरने से 1 महीने पहले आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सर ड्यू डेट क्या है? सर ड्यू डेट रिटर्न की है, ऑडिट वाले केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडिट वाले केस की बात कर रहा हूँ। सर 31 दिसंबर है, तो 30 सितंबर तक आपको ये वाली रिटर्न भरनी पड़ेगी। ठीक है, 31 अक्टूबर क्योंकि आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, तो 30 सितंबर तक आपको ये वाली रिटर्न भरनी पड़ेगी सेक्शन 35D के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आ जाते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल। टॉपिक नंबर 5, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या चेंज हुआ है आइए देखते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है इस साल का 348 है। यस, ये आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। ओके, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ। किस केस में? ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हैं, एक तो मार्केट लिंक डिबेंचर और एक स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। उसके लिए नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 50AA। मार्केट लिंक डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जहां पे जो लिंक्ड होते हैं, जो रिटर्न होता है वो मार्केट से लिंक्ड होता है। मतलब शेयर बाजार ऊपर जाएगा तो रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, शेयर बाजार नीचे जाएगा तो रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये मार्केट से लिंक्ड है डिबेंचर। ठीक है, वैसे अमूमन क्या होता है, डिबेंचर में फिक्स पैसा होता है कि ठीक है आपको तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पर ये फिक्स्ड नहीं है, ये मार्केट से लिंक्ड किए हुए हैं। राइट, और दूसरा है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, जहां पे नॉट मोर देन 35% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, कि जिनका कम से कम मतलब ज़्यादा 35% से ज़्यादा अमाउंट जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड ना हो, इस तरीके के ये फंड है। ठीक है, आपको इस पे नहीं जाना, आपको सिर्फ ये 2 नाम याद रखने हैं कि मार्केट लिंक डिबेंचर एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब इसमें प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ये है कि सर इनसे होने वाले गेन को हमेशा शॉर्ट टर्म ही बोला जाएगा, चाहे इनका होल्डिंग पीरियड कितना भी हो। मतलब इनका होल्डिंग पीरियड को आपको देखना ही नहीं है, इनसे होने वाला गेन हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा। दैट्स इट, बस इतना सा ध्यान रखना। नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है सेक्शन 54, जिसमें हमने पढ़ा था घर के बदले घर। याद आया कुछ? कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसके बदले में न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सेक्शन 54 में आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। अभी इसमें किया गया है चेंज ये कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट थी, मैक्सिमम जो डिडक्शन एग्जम्पशन थी, उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। 10 करोड़ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरा LTCG है 12 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरा LTCG है 12 करोड़ रुपए और अमाउंट इन्वेस्ट मैंने कर रखे हैं 13 करोड़ रुपए। तो रूल तो ये कहता था 12 करोड़ और 13 करोड़ विच एवर इज लेस, राइट। पर अभी रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि ये अमाउंट आप 10 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अब आप कहेंगे विच एवर इज लेस, तो आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 10 करोड़ की एग्जम्पशन मिलेगी। समझ रहे हो बात को? आपने कोई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपको 12 करोड़ का फायदा हुआ। उस 12 करोड़ के फायदे को बचाने के लिए आपने 13 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया 13 करोड़ कंसीडर नहीं करेंगे, हम 10 करोड़ ही करेंगे, मैक्सिमम 10 करोड़ है तो 10 करोड़ हम कंसीडर करेंगे और फिर कहेंगे विच एवर इज लेस, तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो 10 करोड़ की ही मिलेगी, 2 करोड़ रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये चेंज कर दिया, मतलब कैपिंग कर दिया, ऐसा नहीं अनलिमिटेड छूट ले सकते हो आप 10 करोड़ की ही मैक्सिमम छूट ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 54F, ये भी वही है कि अन्य किसी भी एसेट के बदले क्या लेना है आपको? घर लेना होता है इसमें।
तो इसमें भी सेम चीज कर दी कि सर इसमें भी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें बेसिकली फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता था कि LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, ये इनका तरीका है निकालने का और यही तरीका रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस चेंज ये है कि चाहे आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में या कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में, दोनों की बातें कर रहे हैं अपन, वो टोटल मिला के 10 करोड़ से ऊपर यहाँ पे हम नहीं लेंगे। हो सकता है आपने 15 करोड़ इन्वेस्ट किया हो, वो बात अलग है, पर हम यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर आपने 8 करोड़ इन्वेस्ट किए तो हम यहाँ पे 8 करोड़ लिख देंगे, बट अगर आपने 18 करोड़ इन्वेस्ट किए तो हम यहाँ पे 10 करोड़ ही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी अमाउंट इन्वेस्टेड की मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है और उसी के प्रपोर्शन में फिर आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। तो ये आपका सेक्शन हो गया क्या, 54F। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या बोला गया है सर, इंपॉर्टेंट एक नोट डाला गया कैलकुलेशन करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देयर टू सेल नॉट इंक्लूड द डिडक्शन क्लेम ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, देखो ऐसा है कि जब हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अगर हमने सीधे खरीदी तो कोई इशू नहीं है, बट अगर हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोन पे खरीदी, ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और लोन पे खरीदी, तो वो लोन पे तो ठीक है, पर इस पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसका क्या होता है, समझिएगा बात। आपने घर खरीदा और घर को किस में खरीदा सर, आपने उसको खरीदा लोन लेके खरीदा, तो लोन का जो अमाउंट है वो तो कॉस्ट का हिस्सा है, पर जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है उसका क्या। तो आप क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट को भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। उस इंटरेस्ट को भी क्या कर लेते हैं, जैसे 5 साल पहले घर खरीदा था, 5 साल में लोन चला, 5 साल में लोन चुका दिया, तो 5 साल में जितना भी ब्याज मिला आपने उसको भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया। तो जब आप घर बेचेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम पे उस इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा। पर गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे देखो गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ ये हो सकती है कि आप डबल छूट ले रहे हैं। डबल छूट क्या ले रहे हैं कि जब आप ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24B में छूट ले ली, या फिर 80 जो हमने पढ़ा ई पढ़ा 80EE पढ़ा, वहां पे आपने छूट ले ली। तो अगर आपने 80EEE 24B में इंटरेस्ट की ऑलरेडी छूट ले ली है तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फिर आप ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आप उसको ऐड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे भी छूट ले ली और आपने कॉस्ट में भी जोड़ दिया तो पहले भी टैक्स बचा लिया और जब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा तब भी टैक्स बच जाए। तो ऐसे ड्यूल छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है इसमें कैपिटल गेन में वो ये है कि सर हमने ये पढ़ा था कि जब कोई सेल्फ जनरेटेड असेट होती है, जिसमें मेनली हम गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट इनकी बातें कर रहे थे, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो निल ली जाती थी। पर इसमें कई ऐसी चीजें थी जो छूट जाती थी, जैसे सेल्फ जनरेटेड और भी चीजें होती है वो छूट जाती थी। तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया गया, एनी अदर इंटेंजिबल असेट। तो अब कहने का मतलब सारी इंटेंजिबल असेट इसमें आ गई है। पहले कुछ इंटेंजिबल असेट इसमें थी जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाती थी, पर अब इसमें सारी इंटेंजिबल असेट आ गई है जो कि सेल्फ जनरेटेड है और उन सबकी कॉस्ट अब क्या ली जाएगी, निल ली जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा अमेंडमेंट है। हमने पढ़ा था सर कि अगर 5627B सेक्शन है, मैं बता दूं पहले, 5627B सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि सर अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी रेजिडेंट को शेयर इशू करती है और वो शेयर जो है प्रीमियम पे इशू होते हैं, रूल ये था कि वो शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं और जो इशू प्राइस है वो मोर देन मार्केट प्राइस होती है, तो इन दैट केस डिफरेंस अमाउंट क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट गिफ्ट होता है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पर यहां पे जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप रेजिडेंट को शेयर इशू करने चाहिए। अगर आपने नॉन रेजिडेंट को शेयर इशू किया है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। पर इस साल इसमें ऐड कर दिया गया है क्या, नॉन रेजिडेंट। इट मीन्स कि अब चाहे आप शेयर रेजिडेंट को दीजिए और चाहे आप शेयर नॉन रेजिडेंट को दीजिए, दोनों ही केस में ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। और अगर इश्यू प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो गिफ्ट में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5627B। ओके, चलिए जी, डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, यस, ये भी एक अच्छा पॉइंट है और इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमने डिडक्शंस में 4 तरीके के डिडक्शन पढ़े थे, एक सर विदाउट लिमिट और एक
विथ लिमिट, ठीक है। विदाउट लिमिट में 100% थे और 50% थे, और यहाँ पे भी 100% थे और 50% थे। चेंज जो हुआ है वो यहाँ हुआ है, यहाँ पे 50% में 4 फंड्स थे, ठीक है। एक नेहरू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड था, एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी और एक पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। इसमें से 3 फंड जो नेहरू परिवार के थे वो हटा दिए गए हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों फंड यहाँ से हटा दिए गए हैं। अभी इसमें सिर्फ एक फंड बचता है, वो है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है। तो अभी इसमें सिर्फ एक ही फंड आपको याद रखना है, बाकी 3 फंड आते हैं तो वो इसमें फॉल नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है टीडीएस टीसीएस से है, ठीक है। टीडीएस टीसीएस से क्या अमेंडमेंट है, देखिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, यहां से देखिएगा, अच्छा पॉइंट है, मैं इसको हटा दूं क्या, यस, देखिए अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194 BA। ये कह रहे हैं कि सर अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी के टाइम पे है ड्रीम 11, ठीक है। अब आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में सबको ड्रीम 11 टीम बनाओ, 1 करोड़ जीतो, 1 करोड़ का इनाम, ऐसा वैसा सबके ये चल रहा है। तो उस केस में ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और उससे आप कुछ जीतते हैं तो आपका टीडीएस कटेगा, और वो भी कितना, 30% की रेट से कटेगा। समझ पा रहे हो, अगर आप कोई ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और उसमें कुछ जीतते हैं तो 30% से आपका उस पर टीडीएस कटेगा, ठीक है। अब सवाल ये है सर, ये तो पहले सर, ये तो रूल पहले भी था, मतलब कि कैजुअल इनकम के रूप में कटता था, पर अभी इसके लिए सेपरेट सेक्शन बनाया और सेक्शन 194 BA में इसको इंक्लूड किया गया। दूसरा जो इसमें चेंज है वो ये है, चेंज क्या मतलब नया जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ये है कि सर जैसे मान लिया कि मैंने ड्रीम 11 में मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी 50,000 रुपये कमा लिए, क्या जरूरी है कि मैं 50,000 विड्रॉ करूँ? हो सकता है ना मुझे और खेलने के लिए फंड चाहिए, तो मैंने 10,000 निकाल लिए, बाकी पड़े हैं। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर मैंने 50,000 जीते और उसमें से मैंने 10,000 निकाले, राइट, और बाकी 40,000 मैंने उसमें रखे ताकि मैं और खेल सकूं, तो ऐसे में मेरा टीडीएस कितने पे लगेगा, 10,000 पे या 50,000 पे? तो उसका जवाब यहां पे दिया गया है कि जितना अमाउंट मैं विड्रॉ करूंगा, पहली बात तो मेरा टीडीएस उस पे कटेगा। अब मैंने मान लो ऐसे तो क्या हो जाएगा, मैंने 50 कमाए, फिर और खेला और 50 खो दिए, तो मेरा तो बेवजह टीडीएस कट गया ना, जब इनकम आई नहीं मेरे पास टीडीएस किस चीज का? जब तक मैंने उससे पैसे निकाले नहीं तब तक मेरे पास पैसे आए नहीं। तो विड्रॉल पे लगा दिया कि जब आप विड्रॉल करेंगे, तो मैंने अगर 50,000 जीत के 10,000 ही विड्रॉ किए तो 10,000 पे ही मेरा टीडीएस कटेगा, पूरे 50,000 पे नहीं कटेगा। बहुत अच्छी बात है। पर एट द एंड ऑफ ईयर, मार्च में मेरा जितना बैलेंस रहेगा उस पे पूरे पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। ईयर चेंज हो रहा है तो हम तो ये मानते हैं कि आपने पूरे पैसे निकाल लिए, फिर आपको वापस खेलना था तो वापस डाल दिए, हम ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे। तो मार्च में जितना भी आपका बैलेंस बचेगा उस पे पूरे पे टीडीएस कटेगा, राइट। तो जो पहले विड्रॉ हो चुका उस पे टीडीएस कट गया, और जो बचा बैलेंस, तो मार्च को जो भी बैलेंस बचेगा उस पे टीडीएस कटेगा। अगर किसी अमाउंट पे मार्च में जैसे अब टीडीएस कट गया, अब पैसा अगर मैं अप्रैल में विड्रॉ करता हूं तो सर क्या दोबारा टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, सेम अमाउंट पे 2 बार टीडीएस नहीं कटेगा, राइट। तो सुनिए, विड्रॉल ड्यूरिंग द टैक्स शैल बी एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ सच इनकम। ऑल्सो टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नेट विनिंग्स पे भी कटेगा, पर वो एट द ईयर एंड कटेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं है, तो कितना भी अमाउंट हो, 10 रुपए भी निकालोगे तो भी टीडीएस कटेगा, ठीक है। सर गाड़ी जीती तो विनिंग इन काइंड हुआ तो सर मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ की गाड़ी जीती है, तो 1 करोड़ की गाड़ी जीती है तो पहले उसका 30% मतलब 30 लाख आप जमा कराओ तो आपको प्राइज मिलेगा, अदरवाइज आपको प्राइज नहीं मिलेगा। तो टीडीएस का पैसा विनर को जमा करवाना पड़ेगा, तब उसको वो काइंड में जो भी गिफ्ट है वो मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे विनिंग को टैक्सेबल करने के लिए भी तो सेक्शन चाहिए, ये तो टीडीएस का सेक्शन है, तो टैक्सेबल करने के लिए सेक्शन बनाया गया 115 BBJ और उसमें 30% टैक्स लगाया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए सर, ये नॉर्मल प्रोविजन पहले वाला ही है, वैसे ही प्रोविजन है कि सर हॉर्स रेस से अगर आप कुछ जीतते हैं और विनिंग अगर 10,000 से ज़्यादा है तो उस पर 30% आपका टीडीएस काटा जाएगा। यस, ये अच्छा चेंज है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि सर 194D बात करता है टीडीएस ऑन कमीशन इनकम।
ठीक है, डी जी एच तीनों जो होते हैं ना, वो तीनों कमीशन के होते हैं, अलग अलग टाइप के कमीशन। तो डी में चेंज किया गया इंश्योरेंस कमीशन में कि सर अगर कमीशन हम किसी इंडिविजुअल एचओ वगैरह को देते हैं तो हम 5% टीडीएस काटते हैं अगर अमाउंट 15,000 से ज़्यादा है तो। बट अगर आपने कमीशन का पेमेंट किसी कंपनी को किया है तो इन दैट केस टीडीएस की रेट क्या रहेगी, 10%। मतलब इंडिविजुअल एचओ फर्म को कमीशन देंगे तो 5% और कंपनी को कमीशन देंगे तो 10% टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे। ठीक है, एक सेक्शन है 206, ये टीसीएस का सेक्शन है और फॉरेन रेमिटेंस से मैटर करता है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज किए गए, टीसीएस का सेक्शन है और फॉरेन रेमिटेंस से मैटर करता है। क्या कह रहा है मैं फटाफट बता देता हूँ, अगला कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि टीसीएस के वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी देख लीजिए। अथोराइज डीलर टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सोर्स अमाउंटिंग ₹7 लाख। ठीक है, अगर 7 लाख से ऊपर का अमाउंट, देखो 7 लाख तक कई चीज़ों पे टीसीएस नहीं है, 7 लाख से ऊपर का टीसीएस लगाया गया है। तो 7 लाख से ऊपर अगर आपने कोई रेमिटेंस किया है तो फिर उस पर आपको 20% क्या करना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कोई पेमेंट, अदर पेमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन के लिए अगर आपने कोई, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई रेमिटेंस किया है तो उस पर 5% टीसीएस हो जाएगा अगर अमाउंट 7 लाख से ज़्यादा है तो। ठीक है, अगर आपने कोई एजुकेशनल लोन चुकाने के लिए पेमेंट किया है तो उस पर 5% टीसीएस है अगर अमाउंट सारे अमाउंट 7 लाख से ज़्यादा होने पे है। मतलब 7 लाख से पहले तो नहीं है किसी पे, तो पहले से टीसीएस है ही नहीं। 7 लाख से ऊपर था, उनकी रेटें आपको दे रखी है चेंज करके, राइट। ओके, टीसीएस विल बी अप्लीकेबल इन केस ओवरसीज ट्यूर प्रोग्राम कर रहे हैं आप, और फॉर दिस पर्पज एवरी सेलर हु इज सेलिंग ओवरसीज ट्यूर प्रोग्राम सेल कलेक्ट। तो जो भी आपको ट्यूर बेच रहा है, जैसे कोई फॉरेन कंपनी और वो आपको ट्यूर बेच रही है और आप उसको फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 7 लाख तक का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 5% टीसीएस है, और 7 लाख से ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं तो 20% टीसीएस वो आपसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको ओवरसीज ट्यूर दे रहा है और फॉरेन करेंसी में आपसे पेमेंट ले रहा है तो आपको उसको फॉरेन करेंसी रेमिट करनी पड़ेगी। 7 लाख तक के अमाउंट पे 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा और 7 लाख से ऊपर का हुआ तो फिर 20% कलेक्ट करेगा, राइट। ओके, ठीक है, ये वही पॉइंट है। तो टीसीएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी, अब एक हॉट टॉपिक है हमारा, वैसे अमेंडमेंट्स आपके खत्म हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स आर ओवर, अमेंडमेंट आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। पर ये पॉइंट मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार पूछते भी हैं, उनको डाउट भी है, ठीक है, उनको टेंशन भी होती है, तो हमने कहा चलो ठीक है उसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर ये जो नई सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है, सेक्शन 115 BAC, तो वैसे तो क्या होता है, हम इसकी एक सेपरेट क्लास लेते हैं और हर क्लास में बता देते हैं कि देखो जी इसमें ये डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ये मिलेगी, ऐसा होता है। फिर भी क्योंकि ये स्कीम नई इंट्रोड्यूस हुई है तो बहुत सारे बच्चों को टेंशन रहती है कि सर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है, पर क्या होता है कि आपको ये लगता है कि यार अब मैं क्या क्या ध्यान रखूं, पुराना याद रखूं, नया याद रखूं, मैं क्या क्या करूं, तो थोड़ा सा एक आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इजीनेस देने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है। इस टेबल में नई स्कीम और पुरानी स्कीम में जो चेंज हुआ ना, उसी को मैंने थोड़ा सा वापस एलोबरेट किया है। कैसे, चैप्टर वाइज किया है, देखिएगा। ये वो चीजें हैं, ये मैंने इधर वो चीजें लिखी हैं जो कि आप नई स्कीम में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आप नई स्कीम में क्लेम नहीं कर सकते, और ये वो चीजें हैं जो आप नई स्कीम में क्लेम कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको रेड मार्क दिया है, रेड इंक में डाला है, और उसको ग्रीन इंक में डाला है। कैसे कि अगर आप नई स्कीम में जा रहे हैं तो आप इन चीजों को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप न्यू स्कीम में ही जा रहे हैं तो भी आप इन एग्जम्पशन डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने चैप्टर वाइज और किया है इसको, तो सैलरी चैप्टर की बात करते हैं। सैलरी में आप प्रोफेशनल टैक्स की छूट नहीं ले पाएंगे, ठीक है, आप प्रोफेशनल टैक्स की छूट नहीं ले सकते, इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट नहीं ले सकते, लीव टेबल अलाउंस की छूट नहीं ले सकते, एचआरए की, एमएलएमपी को जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं, माइनर चाइल्ड को कोई अलाउंस मिलता है, आपको हेल्पर अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं, बाकी जो हॉस्टल ट्रांसपोर्ट वो सब मिलते हैं वो भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फूड फैसिलिटी जो मिलती है वो नहीं ले पाएंगे, बच्चों की एजुकेशन की जो फैसिलिटी मिलती है वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है।
तो और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैंने पहले भी बताया था आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 22 तक आप नहीं ले पा रहे थे, पर अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ले पाएंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी में इतने सारी चीजें हैं जो आप नई स्कीम में क्लेम नहीं कर सकते, मतलब इनकी छूट या जो भी एग्जम्पशन है वो आपको नई स्कीम में नहीं मिलेगी। क्या ले सकते हैं, ठीक है, तो सुनिएगा सर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की आप छूट ले सकते हैं, पर सिर्फ वो लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं, मतलब याद है कुछ बताया था 3200 रुपए पर मंथ, क्या बोला था, 3200 रुपए पर मंथ। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, तो वो 3200 रुपए पर मंथ की छूट ले सकता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो यस, वो आप नई स्कीम में भी ले सकते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल है। कन्वेंस अलाउंस एग्जम्प्ट होता था, तो यस नई स्कीम में भी वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जम्प्ट होता था, यस तो नई स्कीम में भी वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। डेली अलाउंस एग्जम्प्ट होता था, तो नई स्कीम में भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ऑफिशियल अलाउंस एग्जम्प्ट होते थे, तो यस, ऑफिशियल परक्यूजिट एग्जम्प्ट होते थे, तो यस ऑफिशियल परक्यूजिट अभी भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना सर, नई स्कीम पुरानी नई स्कीम से क्या मतलब है? जो पैसा मुझे ऑफिस के लिए मिला और मैंने उसको ऑफिस के लिए खर्च कर दिया, उस पर तो मुझ पर तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, उसमें नई पुरानी स्कीम का क्या मतलब है? आप ये कर सकते हो कि जो पैसा मुझे पर्सनली मिला और उसके आप मुझे जो छूट दे रहे थे, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, और ये अपना अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया, ये सब चीज़ें मुझे पर्सनली मिलते थे और आप इसमें से कुछ अमाउंट टैक्स फ्री करते थे। नई स्कीम में आपने मना कर दिया, ये टैक्स फ्री नहीं करेंगे, पूरे पे टैक्स लेंगे, चलता है। पर ऑफिशियल अलाउंस तो पहले से मेरी इनकम नहीं थे, तो यस उनको अभी भी आपकी इनकम नहीं रखा गया और वो अभी भी आपके लिए टैक्स फ्री है, मतलब कि आप उनके एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो ये चेंज कहाँ हुआ? सैलरी में, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या चेंज हुआ सर? हाउस प्रॉपर्टी में चेंज ये हुआ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आप जो 2 लाख की छूट लेते थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आप जो 2 लाख की छूट लेते थे ना, किसकी? इंटरेस्ट ऑन लोन की, वो आपको नहीं मिलेगी अब। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो 2 लाख की आप छूट लेते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे, वो नई स्कीम में नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है सर। सर किराए वाले मकान, किराए वाला मकान की तो मिल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो किराए वाले मकान के इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी नई स्कीम में भी। समझ रहे हो फर्क को? यस भाई, वो तो लॉजिकल है, वो तो इनकम माइनस खर्चे हैं, तो वो तो मिल ही जाएगी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आप अभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख वाला कॉन्सेप्ट खत्म, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। आइए जी, बीएनपी की बात कर लेते हैं। बिजनेस प्रोफेशन में मेजर चेंजेस हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जब आप नई स्कीम में कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करोगे। नॉर्मल नॉर्मल तो कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। 32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, टी कॉफी, रबड़ बोर्ड और साइट रिस्टोरेशन फंड, इनकी छूट आपको नहीं मिलेगी, भूल जाइए। तो आसान हो गया, मैं तो मानता हूँ नई स्कीम आपके लिए आसान हो गई। आपको वो जो अमाउंट डिपॉजिटेड 40% प्रॉफिट वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, हटा दो, उस चीज को ही हटा दो, सीधा सिस्टम है, राइट। यस उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च की आप छूट लेते थे, वो नहीं मिलेगी। 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस की छूट लेते थे, वो नहीं मिलेगी। 35 CCC की छूट लेते थे, वो नहीं मिलेगी। तो ये सारी छूट हटाने से आपकी एज ए स्टूडेंट तो आपकी क्या हुआ है, कैलकुलेशन कम हुई है। इसे स्पेसिफाइड बिजनेस में आप पढ़ते थे 14 बिजनेस होते हैं, उसमें 100% छूट मिलती है, 3 चीज़ों की छूट नहीं मिलती, लैंड की नहीं मिलती, गुडविल की नहीं मिलती, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब वो चीज़ें नहीं पढ़नी ना आपको, वो खर्चा ही खत्म हो गया, मतलब वो खर्चे की छूट ही नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल प्रोविजन लगाओ, आगे बढ़ो, राइट। तो ये सारे जो है बीएनपी में से ये एग्जम्पशन हटा दी गई है, डिडक्शन हटा दी गई है, ये आप नई स्कीम में नहीं ले पाएंगे, ठीक है, ओके। बात करते हैं अदर सोर्सेज की। अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन आती है, और फैमिली पेंशन में हम छूट लेते थे 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो, बोलो ऐसा होता था। यस हुआ क्या, जब न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस हुई तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। जब न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस हुई तो इस सेक्शन को हटा दिया गया, बोला कि नहीं देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। पर बाद में जब लगा कि नहीं देना चाहिए तो इसको वापस इंट्रोड्यूस किया 2023-24 से, और बोला कि ठीक है आप फैमिली पेंशन वाली छूट ले सकते हैं। तो 1/3 ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन और 15,000 रुपए, विच एवर इज लेस, ये आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, डन। तो ये अदर सोर्स में चेंज हुआ है। सर डिडक्शन फ्रॉम जीटीए की बात करें
तो मोस्टली डिडक्शंस आपकी हटा दी यहाँ से, कुछ गिनी चुनी डिडक्शंस आप ले सकते हैं नई स्कीम में। टीटीए नहीं ले सकते, टीटीबी नहीं ले सकते। चैप्टर 6A की डिडक्शन 80C, 80D, 80E ऐसी कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ दो डिडक्शन आपके लिए यहाँ पे छोड़ी है, जिसमें पहली है 80CCD2 मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, और सेक्शन 80 JJAA। वो मैंने जानबूझ के इधर भी लिख दिया आपके लिए कि सर देखिए 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस आप ले सकते हो, 80 JJAA JJA जो है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वाला है, JJAA है, ये मिसप्रिंट हो गया, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा डिडक्शन और अमाउंट डिपॉजिटेड इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड जो नया आया था अभी, वो आप ले सकते हैं। ये 3 डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा सारी डिडक्शन क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी हटा दिया, और खुद का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में 80CCD1 में आता है, वो भी हटा दिया। तो किसी भी तरीके की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ इन 3 सेक्शन को छोड़ के, जिसमें CCD2 आ गया है, JJAA आ गया है, और 80CCH मतलब कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में फंड दिया है तो आ गया है। लीजिए, ये थे आपके अमेंडमेंट्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं आपको कराता हूँ। बहुत एक बच्चों का ये था कि सर ये नई पुरानी स्कीम का एक कोई क्वेश्चन बता दो कि जिससे हमें ये समझ में आ जाए करना कैसे है। तो देखिए, इतना समय तो नहीं हो पाएगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवा पाऊँ, पर हाँ, सीए इंटर की बुक में एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा जरूर देता हूं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है तो सीए इंटर की बुक से 2-3 क्वेश्चन आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। ओके, देखिए मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको ये दिखाया है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा क्वेश्चन ले लेना, उसको कर लेना, ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं, तो देख लीजिएगा। मिस्टर ए है, इनकी उम्र सर 32 साल है और ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। सैलरी इनकी 50,000 रुपये महीना है। इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 15,000 रुपये। HRA मिलता है इनको 20,000 रुपये कंपनी से, और इनको 25,000 रुपये का रेंट पे करना होता है एक अकोमोडेशन के लिए जो दिल्ली में है। और इनको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन चुकाना पड़ता है 2,10,000 रुपये का। और बाकी इन्फॉर्मेशन है कि ये PPF में पैसा लगाते हैं 1.5 लाख रुपये, CCD में लगाते हैं 50,000 रुपये, राइट, यस। और मेडिकल खर्चों का इन्होंने पेमेंट किया है अपने फादर के लिए 55,000 का, और इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए और स्पाउस के लिए क्या है 32,000 का। अब सर इसकी तो छूट मिलनी चाहिए 80D में, इसकी छूट भी मिलनी चाहिए 80D में, इसकी छूट 80CCD1 में मिलनी चाहिए, और इसकी छूट 80C में मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ इसकी छूट आपको 24B हाउस प्रॉपर्टी में मिलनी चाहिए, राइट। ओल्ड स्कीम की बात करें तो नीचे क्या लिखा है वो सुनिएगा। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए फॉर असेसमेंट इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में निकालना है, मतलब कि जो भी फायदेमंद हो, चाहे पुरानी स्कीम हो चाहे नई स्कीम हो। तो देखिए इसका आंसरिंग कैसे हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट क्या हो गया, अब नया वाला हो गया है। डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया, नया। अभी कैसे आपको MCQ पूछ लेंगे डिफॉल्ट टैक्स स्कीम कौन सी है, तो ध्यान रखना नई वाली डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट अगर नई वाली है तो नई में तो सर डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती। तो सुनिए क्या किया, सैलरी ऐड हो गई, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड होगा, HRA ऐड हो गया। अब देखो HRA में से हम जो लिखते थे ना लेस एग्जम्प्ट, वो वर्ड हटा दिया। 10-13A में एग्जम्पशन लेते थे हम, अब न्यू स्कीम कहता है एग्जम्पशन है ही नहीं, हटाओ, तो हटा दिया। अच्छा, हटाने से होगा क्या, हटाने से बहुत सिंपल सा काम होगा सर, कि सीधा पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सर हटाने से क्या हुआ। अरे हटाने से ये हो गया ना कि अब सीधा अमाउंट टैक्सेबल करो, आपके लिए तो आसान हो गया। वरना आपको रेंट पेड, HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, वो सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती थी, राइट। हटा दिया ना, वो सिंपल है, यस। तो ये ध्यान देना आपको, हटा दिया तो पूरा टैक्सेबल हो गया सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले हटा दी थी फिर वापस ऐड कर दी थी, तो इसलिए मिलेगी। तो ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2,10,000 रुपए है। अगर पुराना पैटर्न होता तो हम यहाँ पे 2 लाख का लॉस क्लेम करते, पर क्योंकि नए पैटर्न में इस क्लेम लॉस को क्लेम करने से मना कर दिया है, तो इसलिए सिर्फ अमाउंट सिर्फ नाम लिख के छोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, और हमने इसको क्लेम नहीं किया है।
ठीक है। चैप्टर 6A में देखो 80C मिलना था पीपीएफ के लिए, सीसीडी भी 1 मिलना था एनपीएस के लिए, डी मिलना था खुद के और पेरेंट्स के लिए, पर कोई भी डिडक्शन नहीं दी गई है क्योंकि नई स्कीम में डिडक्शन अलाउेबल है ही नहीं। तो देखो नई स्कीम इजी हुई या पुरानी? ऑब्वियस सी बात है सर, नई स्कीम इजी हुई। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नई स्कीम इजी है, क्योंकि आपको ये याद ही नहीं करना कि सर 80C में कितना, 80 सीसीडी में कितना, 80D में कितना, ये सब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? यस, ठीक है। तो फाइनली टोटल इनकम आ गई 9,70,000। अब टैक्स कैसे लगाएंगे सर? 0 से 3 पे तो जीरो टैक्स है 0 से 3 पे तो जीरो टैक्स है, 3 से 6 पे 5% है, 6 से 9 पे 30,000 है, और 9 से 9,70 पे 15% है। तो इस तरीके से टोटल टैक्स बनता है 55,500, उस पर 4% एचईसी जोड़ेंगे तो न्यू स्कीम में टैक्स निकल के आता है 57,720 रुपए। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन, मतलब पुराने प्रोविजन से करते तो क्या होता। तो पुराने प्रोविजन में सर कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती, ये तो इतना ही आएगा। एचआरए में देखो कैलकुलेशन आ गई 1013A की। ठीक है, एचआरए कितना मिला, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, ये आए, इसमें से 240 टैक्स फ्री हुआ, तब जाके यहाँ पे फिगर चेंज हुई। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई तो ये सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। तो ये वाली एडिशनल कैलकुलेशन हो गई ओल्ड स्कीम में। फिर सर हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का जो लॉस क्लेम कर सकते थे पुरानी में तो कर सकते हैं, यस, तो पुरानी में ये चेंज हुआ, राइट। ठीक है, इसके बाद में ये आ गई हमारी जीटीआई। इसमें हम डिडक्शंस भी दे सकते हैं सर, एटीसी में 1.5 लाख, एटीसी D1 में 50,000, खुद के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 50,000, तो ये हो गई। तो टोटल इनकम ही कितनी हो रही है इसकी? 2,55,000। अगर ये पुरानी स्कीम में जाता है तो टोटल इनकम कितनी कैलकुलेट होती है? 2,55,000। और 2,55,000 पे टैक्स कितना होगा सर? 2.5 लाख पे फ्री है, 2.5 लाख से 255 पे 250 रुपए का टैक्स है, और वो भी 87A की रिबेट में मिल जाता है, तो टैक्स हो जाता है 0। तो बताइए मिस्टर ए को पुरानी स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, मिस्टर ए को पुरानी स्कीम लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसका टैक्स 0 आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये बेनिफिशियल है। पर एज ए स्टूडेंट अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हमारे लिए कौन सा इजी है? हमारे लिए नई स्कीम इजी है, क्योंकि उसमें आपको 80C, CCC, CCD, D ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत आ सकती है, राइट। तो ये था आपके लिए डायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत अच्छा इसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ऐसे ही और बड़े मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।